हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस शर्मा और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आयुष, जो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड था अपनी पीए जिया से, और वो अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वो उसे चेंज करने के बारे में भी सोचता है, इवन उसे धमकी भी देता है कि अगर वो ठीक से अपना काम नहीं करेगी तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और से, जिस वजह से वो डरी हुई भी थी और वो अपना काम करने की कोशिश कर रही थी। वो आयुष से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, इसी वजह से उसको अपने काम करने में परेशानी हो रही थी और वो बार बार भूल जा रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। हम देखते हैं क्रिस को, जो वहाँ पर बैठे बैठे सो गया था। आयुष वो इरिटेट रहा पूरा दिन। अभी क्रिस के आने के बाद से वो जो है थोड़ा सा शांत होने की कोशिश कर रहा था। रात को अच्छे से उसे नींद नहीं आई थी, इसी वजह से भी वो चिढ़ा हुआ था, और जो उसकी पीए है उसने भी उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था और अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। अब वो उसे डांटते हुए बाहर भेज देता है अपनी कैबिन से। वो चली जाती है। जाने के बाद वो अपने डेस्क पे बैठती है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है सैड थी, जैसे रो ही देगी। अब उसकी आंखों में जो है आंसू भर गए थे, बट आंसू टपकता नहीं, आंखों से निकलता नहीं, बट वो अपने आंखों को पोंछ लेती है और वो अपना काम करने लगती है। जो लैपटॉप है उसमें आयुष वो कुछ फाइल्स चेक कर रहा था और अप्रूव करते जा रहा था। जो जो उसे पसंद आ रहा था, जो जो पसंद नहीं आ रहा था उसे डिसअप्रूव भी कर रहा था। वैसे उसका काम चलता रहता है। जो क्रिस से दूसरी तरफ वो सो गया था और उसे होश भी नहीं रहा कि उसे घर भी जाना है। उसका पैर थोड़ा सा कट गया है, वजह से आयुष को पता था कि घर जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है अपनी माँ से। यहाँ पर उसकी पीए जो जिया है वो वापस से आती है कुछ काम करने के लिए। एक फाइल लेके वो बढ़ा देती है आयुष के सामने। वो काफ़ी डरी हुई भी थी और कुछ भी बात नहीं बोल रही थी। आयुष उसकी तरफ देखता है, स्ट्रेट लुक देता है और काफ़ी स्कैरी लग रहा था वो, जिस वजह से जिया और भी ज़्यादा डर जाती है और उस फाइल की डिटेल्स बताने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर खड़ी हुई होती है और आयुष उस फाइल को चेक कर रहा था। चेक करने के बाद वो साइड में रखता है उसे। उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो कॉल उठाता है। उसकी माँ की जो है कॉल आया था उसे, और उसे उठाने के बाद वो पूछता है कि हाँ मामा, क्या बोलना है आपको। उसकी माँ बोलती है, क्रिस अभी तक घर नहीं आया, क्या तुम दोनों साथ ही में आने वाले हो। आयुष दूसरी तरफ से जवाब देता है, हाँ साथ ही में आने वाले हैं। उसको थोड़ा सा चोट लग गया है, प्लीज़ डांटना मत, वो मेरी पीए की गलती है। उसने गलत कॉफ़ी ला दी थी, जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने कप तोड़ दी, और वो जब केबिन में आया ना तब उसके पैरों में चुभ गया। ये सुनकर उसकी माँ फ़ोन के अंदर से उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है, और जिस वजह से आयुष वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है। जिया वहीं पर ही खड़ी हुई थी और वो देख रही थी आयुष का एक नया रूप जो उसने कभी भी नहीं देखा है। और कौन है जिसका पैर कट गया है। जिया को अब समझ में आता है कि क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे सर। कोई आया है जिसका पैर कट गया है, इसी वजह से वो गुस्सा कर रहे हैं। आयुष बोलता है, ठीक है मैं उसे ले जाऊंगा। उसकी माँ बोलती है कि हॉस्पिटल भी उसे चेकअप करवा के फिर वापस लाना है। आयुष जलस होते हुए बोलता है कि वो आपका बेटा है या फिर मैं। दूसरी तरफ से उसकी माँ बोलती है, बेटा तो तुम ही हो, पर हर वक्त वही मेरे साथ रहता है और कोई भी नहीं। तुम्हारे पापा वो बीमार पड़े हुए हैं, वो तो उठते भी नहीं और अब तो बातें भी ज़्यादा कर नहीं पाते मुझसे। वो हमेशा ख्याल रखता है उनका, मेरा भी ख्याल रखता है, इवन उसको खुद को भी केयर की ज़रूरत है, बच्चे का भी ख्याल रखता है। एक परफेक्ट जो है बेटा है वो, और तुम हमेशा काम पे ही लगे रहते हो, हम पर तो ध्यान ही नहीं है। कम से कम कृष्णा का ही ध्यान रख लो। ये सुनकर आयुष बोलता है, रखूँगा ना माँ, मैं आप सबका ध्यान रखूँगा, उसका भी रखूँगा, आपका भी रखूँगा, पापा का भी रखूँगा। और बच्चे के बारे में वो नहीं बोलता क्योंकि वो उससे जलस हुआ पड़ा था, इसी वजह से। बातें करते करते आयुष की नज़र जाती है जिया पर, और उसे देख के वो फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जब मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ अपने फैमिली से, तब तुम्हें यहाँ पर रहने की परमिशन किसने दी। जिया सुन के डर जाती है, 2 कदम पीछे चली जाती है और बोलती है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, आप मुझे फ़ाइल वापस दे दीजिए, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। फिर जो फाइल उसने ऑलरेडी रखा हुआ था उसे देखता है और उसे फेंक के उसके मुंह पे मार देता है। पूरे जो पेपर्स वगैरह थे वो उड़ जाते हैं, एंड जो जिया है वो उसको समेटती है, देन लेके चली जाती है वहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वो बाहर जाने के बाद बैठ जाती है वहाँ पर, ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। वो हाँफ रही थी। एक लड़की आती है जो रेगुलर एम्प्लॉय थी वहाँ की, और वो आने के बाद उसे शांत करती है, उसको पानी भी पिलाती है और पूछती है कि क्या हुआ सर, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे क्या। जिया उसे सब कुछ खुल के बताती है और बोलती है कि बॉस ऐसे क्यों है,
ये सुनकर वो एम्प्लॉय वो बोलती है वो शायद से क्रिस सर आए हैं और उनको चोट लग गई है। तुम्हें शायद से नहीं पता बट क्रिस सर का कुछ ज़्यादा ही जो है ख्याल रखते हैं आयुष सर, और अगर उनको कुछ भी हो जाता है ना तो फिर वो पूरा कंपनी घर सब कुछ अपने सर पे उठा लेंगे। जब पहली बार वो आए थे तब जो रिसेप्शनिस्ट है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी उन्हें, जिस वजह से उसे फायर कर दिया था सर ने। ये सुनकर जिया बोलती है वो मुझे तो फायर नहीं कर देंगे ना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और अगर मेरी जॉब चली गई तो। ये सुनकर वो लड़की बोलती है शायद से नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में उस रिसेप्शनिस्ट को ले भी आए थे कृष्णा सर के ही जो है रिक्वेस्ट पे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी की जॉब चली जाए उनकी वजह से। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, बस उनको हर्ट मत करना। एक बार के लिए आयुष सर को एक थप्पड़ मार देना, बट उनको एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर जिया बोलते हैं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या वो उनके लाइफ में? वो लड़की बोलती है हाँ। जिया बोलती है कि ऐसा क्यों है? वो एम्प्लॉय बोलती है वो तो हमें नहीं पता, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके लाइफ में, तो उनसे दूर ही रहना। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं वैसे ही, देन वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है और वो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है, छुट्टी का टाइम आ जाता है। क्रिस को लेके आयुष चला जाता है। उसके पैरों में जो है चोट लगी हुई थी, इसी वजह से वो उसे पकड़ पकड़ के चल रहा था। इतना भी ज़्यादा नहीं लगा था कि कोई पकड़े उसे, बट फिर भी क्रिस ने कई बार बोला उसे कि उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट उसका हाथ पकड़ कर ही चल रहा था आयुष। ऐसे तो काफ़ी शर्मीला बनता है, बट यहाँ पर ये पिघल गया। देन काफ़ी केयर करते हुए उसे कार में बिठाता है, कार ड्राइव करके वो घर ले जाता है। वहाँ पर भी वो काफ़ी केयर कर रहा था उसे, और डायरेक्ट वो अपने कमरे में ले जाता है एंड वहाँ पर उसे बिठा देता है, उसके बैंडेज को चेंज करता है और बोलता है कि ये शायद से ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में। फिर वो क्रिस की तरफ देखता है और बोलता है कि मतलब जो साइन लैंग्वेज में उसे समझाता है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में। क्रिस वो भी बोलता है कि मुझे पता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है मुझे, तभी हो रहा था बस, और तुम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इतना भी कुछ भी नहीं हुआ कि तुम तो ऐसे कर रहे हो कि मैं मरने वाला हूँ और आज आखिरी दिन है मेरा। ये सुनकर जो है उसका हाथ पकड़ लेता है आयुष और बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं बोल सकते, अगर तुम ऐसा बोलोगे ना तो मैं तुम्हारा हाथ भी कटवा दूंगा, उसके बाद तुम बोलना ही बंद कर दोगे। ये सुनकर जो क्रिस है वो डर जाता है और अपना हाथ छुड़ा लेता है। देन वो अपने हाथों को अपने पीछे कर लेता है, छुपा लेता है और वो नाव में सर हिलाने लगता है। ये देख के जो है आयुष उसको काफ़ी एडोरेबल लग रहा था ये, और वो ब्लश करने लगता है, स्माइल करता है क्रिस की तरफ और वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मम्मी कसम। ये सुनकर जो है क्रिस अपने हाथों को आगे कर देता है और उन दोनों मतलब ऐसे ही बातें करने लगते हैं। अभी रात का टाइम हो जाता है, डिनर टाइम, और वो लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। जो क्रिस है वो पहले ही चला गया था, जो अयान है उसे फीड करवाने के लिए। वो फीड करा रहा था वहाँ पर ही, उसे डाइनिंग टेबल में बैठा कर ही, और वो खुद भी खा रहा था, मतलब पहले से ही उसे दे दिया था। बट जब सब आ गए तब क्रिस को भी खाना परोस दिया जाता है और वो भी साथ ही साथ खा रहा था और बच्चे को भी खिला रहा था। उसके लिए एक अलग से प्लेट था, बोल था एक, और उससे वो खिला रहा था जो भी है बेबी फूड। ये देख के आयुष को अपने बचपन की मेमोरी याद आती है। उसे याद आता है कि ऐसे उसकी मम्मी भी उसे खिलाया करती थी जब वो छोटा था, और वो ये देख के स्माइल कर देता है और फिर वो अपनी माँ की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है मम्मा याद है आपको, आप भी बचपन में मुझे ऐसे ही खिलाया करते थे। क्रिस ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसकी माँ बोलती है हाँ एकदम ऐसे ही खिलाया करते थे, और आज तुम्हारी वाइफ खिला रही है अब तुम्हारे बच्चे को। फिर वो स्माइल करती है और वो बच्चे की तरफ देख रही थी, बच्चा भी स्माइल कर देता है उन दोनों को देख के। जो आयुष है वो खाना खाने लग जाता है, वो अपनी प्लेट से लेके क्रिस को खिलाता है और क्रिस भी खा लेता है उससे, और ये एक हैप्पी फैमिली लग रहा था। उसकी माँ जाती है उसके पापा के कमरे में, मतलब अपने हस्बैंड के कमरे में, और उन्हें फीड करवाती है। दिन वहाँ पर ही वो बैठ जाती है और वो बताती है पूरे दिन में क्या क्या हुआ, कैसे क्रिस को चोट लग गई और आयुष कितना ज़्यादा ख्याल रख रहा था, उसका केयर कर रहा था, उसे कैसे पकड़ पकड़ के वो घर के अंदर लेके आया। देन अभी वो तीनों कितने हैप्पी फैमिली लग रहे थे, एक दूसरे को फीड करवा रहे थे। उसके पापा मतलब जो आयुष के पापा हैं, ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं एंड स्माइल भी करते हैं। देन वो ऐसे ही लेट जाती है उनके बगल में एंड सो जाती है। नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग होने के बाद जो
उसकी माँ देखती है कि उसके पापा बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं एंड वो चेक करने लगती है उनका हार्ट बीट वगैरह और सांसें भी चेक करती है, जो कि बंद हो गया था। मतलब आयुष के फादर की डेथ हो चुकी थी रात में ही। ये एक सडन डेथ था जो कि स्ट्रोक की वजह से हुआ था। ये नॉर्मली अभी काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों के बीच में, हार्ट अटैक और स्ट्रोक बहुत जल्दी आ जाते हैं। अभी डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, डॉक्टर भी बोल देते हैं कि हाँ ये स्ट्रोक होने की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है रात को ही। सब लोग काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। आयुष अपने बच्चे को संभाल रहा था क्योंकि सबको रोता देख वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। बहुत सारी जो है रिलेटिव्स भी आए उनको विज़िट करने के लिए। देन उनकी जो बॉडी को है उनको ले जाया जाता है शमशान घाट उनका जो है अंतिम संस्कार करने के लिए। देन सब रिचुअल्स फॉलो किया जाता है एंड हम देखते हैं उनका फ्यूनरल का दिन, मतलब श्राद्ध का दिन, जहाँ पर उनका श्राद्ध हो रहा था। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी हुई बैठी हुई थी। क्रिस वो सब कुछ संभाल रहा था, अपने बच्चे को भी और अपने सास को भी एकदम बाँ बैठ गया था उनका भी, और सब कुछ सिंगल हैंडेडली संभाल रहा था वो। यहाँ पर जो क्रिस है उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पर आयुषी आती है इतने दिनों बाद और वो उसको जो है खबर मिल गया था, बट वो फंसी हुई थी। वहाँ से आने का जो है फ़्लाइट उसे मिल नहीं रहा था क्योंकि वो विदेश में रहती थी और फ्यूनरल के दिन किसी तरह वो मैनेज करके आई हुई थी। मतलब उसको फ़्लाइट्स मिल ही नहीं रहे थे बिकॉज प्लेन क्रैश के वजह से जो है बहुत सारे फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए थे, जिस वजह से मतलब जब भी बुक कर रही थी फ़्लाइट देन वो कैंसिल हो जा रहा था और दैट्स वाई उसको लेट हो जाता है। वो आती है और आने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है अपनी माँ को पकड़ के और वो भी संभालने लगती है सब कुछ। उसका हस्बैंड भी आया था जो कि सिड था और उसका एक बेटी भी था जो कि आयना थी, और उसका हस्बैंड उसकी बेटी को गोद में लेके खड़ा हुआ था साइड में और वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगा के रो रही थी। यहाँ पर जो आयुषी है वो काफ़ी साल पहले अब्रॉड शिफ्ट कर गई थी और वहाँ से वो एक बार के लिए भी वापस नहीं आई क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी अपने पेरेंट्स से। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया था, कह सकते हैं कि वो साथ में नहीं रह पाई थी उसके मुश्किल वक्त में। अपने पेरेंट्स की वजह से उन्होंने ज़िद किया था कि वो उनकी शादी जिस डेट में फिक्स हुई है उसी डेट में करवाएंगे। इसी वजह से वो अपना नाराज़गी दूर तो हो जाता है बट वो वापस नहीं आती और ना ही उसे मौका भी नहीं मिलता, जिस वजह से जो है वो अपने पापा से ढंग से कभी बात ही नहीं कर पाई अपनी शादी के बाद से। अभी उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, मतलब हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी था कि उसने अपने पापा से बात भी नहीं करी ढंग से यहाँ से जाने से पहले। देन सब कुछ ख़त्म हो जाता है जो कुछ भी रिचुअल्स वगैरह थे और नेक्स्ट डे हो जाता है। यहाँ पर जो आयुषी है उसने अभी तक कृष्णा को नहीं देखा हुआ था क्योंकि उसने शादी भी अटेंड नहीं करी थी। सारे रिलेटिव्स भी चले जाते हैं जो भी उनके घर में आए हुए थे। अब घर वाले अकेले थे, जो कृष्णा के पेरेंट्स थे वो भी चले गए हुए थे, बट जो आयुषी, उसका हस्बैंड और उसकी बेटी वो तीनों घर पे रुके हुए थे। उनका यहाँ पर कोई और घर नहीं था, वो पूरी तरीके से अब्रॉड मूव हो चुके थे। इसी वजह से देश में उनका एक ही घर था जो कि यही घर था और ये यहाँ पर ही रुकने वाले थे। सिड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देता है आयुषी को हील होने में और वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता है उसे। यहाँ पर वो अपनी बेटी को भी संभाल रहा था, आयुषी को भी संभाल रहा था और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी उसने निभाई थी। जो कुछ भी अरेंजमेंट वगैरह हो सब कुछ वो कर रहा था। नेक्स्ट डे जो कुछ भी करना होता है, मतलब जो आयुष नहीं कर पा रहा था वो कर रहा था, कोई और भी नहीं था। जो क्रिस है वो जिम्मेदारी लेगा भी कैसे, वो तो बात भी नहीं कर सकता और बाहर वाले उसके लैंग्वेज समझते भी नहीं थे। यहाँ पर 2 दिन और बीत जाता है। इस ड्यूरेशन में जो आयुषी है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, वो जो है बुखार में रहती है। इसी वजह से उसका जो है इलाज भी किया जाता है, मतलब डॉक्टर भी आते हैं और उसको दवाई दे के चले जाते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद अब वो ठीक फील कर रही थी। यहाँ पर जो है सबके मूड को लाइट करने के लिए वो लोग सोचते हैं कि पास ही में कहीं पर घूम के आना चाहिए ताकि सबका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। उसके मदर इन लॉ के बारे में भी वो लोग सोच रहे थे कि प्रपोजल सिड ही रखता है, आसपास में कहाँ जाना चाहिए। आयुषी बोलती है उसे उसी जगह पे जाना है जहाँ पर उसने अपनी स्कूलिंग की थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड की काफ़ी सारे मेमोरीज हैं और उसकी डेथ भी हो गई है। इसी वजह से थोड़ा उससे भी मिल के आना चाहती थी वो, मतलब उसे लगता है कि वो अभी भी वहीं पर है, कम से कम उसकी यादें तो वहीं पर रहेंगी। सब लोग
वहाँ पर जाते हैं। आयशी ने अभी तक जिसको नहीं देखा हुआ था, उसको भी फ्लू हो चुका था, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा चीखे आ रहे थे, जिस वजह से उसने मास्क पहना हुआ था जाने के दौरान। वहाँ पर पहुँचने के बाद उस गांव में सब लोग, सॉरी गांव नहीं, उस इलाके में सब लोग घूम रहे थे और वहाँ पर एक पार्क था। आयशी को याद आता है कि वो कृष्णा के साथ यहाँ पर बहुत बार टहलने आया करती थी और सब लोग कृष्णा को उसका बॉयफ्रेंड समझते थे और उन्हें टीज भी करते थे। तब वो लोग क्लियर करते थे कि कृष्णा कोई लड़का नहीं लड़की है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये चीज़ आयशी क्या करती थी और उसे लोगों को जो है ऐसा दिखाना अच्छा लगता था कि ये कोई लड़की नहीं लड़का है, देन उनको जो है गलतफहमी उनकी दूर करना, उसे सारी चीज़ें याद आ रही थी। यहाँ पर मैं आज का एपिसोड ख़त्म करती हूँ, इसे और ज़्यादा लंबा नहीं बचा हुआ है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। शायद से 4 या फिर 5 और पार्ट आएंगे, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कितना लंबा होने वाला है, बट स्टिल ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि मुझे भी अच्छा लगे। थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो हमें भी इनकरेज होगा कि हम भी आपके लिए अच्छी स्टोरीज़ बनाएं और पोस्ट करें। और अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं दिखाते तब हमें भी जो है बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है और वीडियोस बनाने का मन नहीं करता। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो हमें भी थोड़ा सा मन करेगा कि हम भी आपके लिए वीडियोस बनाएं। और हमारा जो है ये एक तरफा नहीं है, आपको भी पसंद आ रही है। आप लोग देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते और ना ही कुछ कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते, इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। और ठीक है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।